यूनिट संज्ञान जो है वही संज्ञानात्मक विकास जो हम लोग पढ़े हैं ना, संवेग, ये सारी चीजें भी आएंगी, सब चीजें आएंगी, संज्ञान संवेग, और जो चीजें छूटी हैं हम उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। चालू हो गया, ठीक। इसको इसको ऑन है, ठीक। 1 मिनट रुकना, मैं इसको देख लेती हूँ। ठीक, ओके। थैंक यू हरी। चलिए, तो आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो आपके शिक्षक और सहायक शिक्षक की भर्ती में है, चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चे का विकास। ओके, सबसे पहले देखते हैं विकास है क्या। विकास, डेवलपमेंट, देखिए विकास की अगर बात करते हैं तो विकास जो है वो आपके शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये सभी चीजों से होकर के बनी हुई है। विकास जो है इसका मूल जो निहित है वो किस पर निहित है, परिवर्तन से। अर्थात वो परिवर्तन जो सामाजिक हो, क्लियर, मानसिक हो, शारीरिक हो और संवेगात्मक हो, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। किसी एक पक्ष को देख करके आप विकास का धारणा नहीं दे सकते। इसी में दूसरी चीज आती है वृद्धि। वृद्धि क्या है, तो वृद्धि जो है वो किसी शारीरिक पक्ष को ही क्या किया जाता है, उसमें देखा जाता है, जिसमें भ्रूण के, ये भ्रूण के आप उसमें क्या कर रहे हैं, शरीर के आकार भार में परिवर्तन को देखते हैं। क्लियर है। तो विकास अगर देखा जाए तो विकास क्या है, तो विकास जो है विकास किसी भी बालक के, है ना, संवेगात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक, सामाजिक और आप डाल दीजिए क्या, शारीरिक, है ना। शारीरिक जो है वो क्या कहला रहा है, परिवर्तन। क्या कहला रहा है, परिवर्तन। अर्थात विकास में आप सर्वांगीण पक्षों को रखते हैं। क्लियर है। विकास में आप किन पक्षों को रखते हैं, सर्वांगीण पक्षों को रखते हैं। ये एक कैसी प्रक्रिया है, तो ये एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्लियर है। कैसे विकास सार्वभौमिक प्रक्रिया है, तो ये सभी पक्षों को लेकर के क्या हो रही है, चल रही है। सभी पक्षों को लेकर के क्या कर रही है, ये चल रही है। इसीलिए विकास जो है वास्तव में इसके द्वारा किसी भी बालक की कुशलता, उसकी क्षमता आदि में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी हो जाती है।
ठीक है। तो यदि हम किसी चार्ट के रूप में देखते हैं या हम किस में देखते हैं उसको, एक आरेख के रूप में देखते हैं, तो ये समझ लीजिए ये क्या है, एक चार्ट है। इसके अंतर्गत अगर आपकी कोई वृद्धि, वृद्धि कैसी, जो कि शारीरिक हो, ठीक है। वृद्धि के अंतर्गत क्या क्या आएगा, तो वृद्धि के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि व्यक्ति के शारीरिक बनावट में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। हम पहले वृद्धि को भी देख लेते हैं। यहाँ वृद्धि क्या है, क्या है ये, ठीक है, ये शारीरिक, शारीरिक परिवर्तन, केवल शारीरिक परिवर्तन क्या कहला रहा है, वृद्धि कहला रहा है। जैसे वृद्धि में देखिए इधर ये भ्रूण है, जब ये बी 9 वीक्स का था तो इतना छोटा था, सेम के या सेम के दाना के समान था, ठीक। बढ़ता है 12 वीक्स का, 12 से 16, देख रहे हैं आप धीरे धीरे इसके मस्तिष्क में, हाथ पैर आकार में क्या हो रहा है, उसके परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है मतलब बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है। वहीं अगर कहा जाए तो वृद्धि जो है वो आप धीरे धीरे देखिए कि ये बालक के हाथ में, इसके पैर में, इसके सिर में, भार में, आकार में, यहाँ से आते आते एक महिला, परिपक्व महिला के रूप में जब आ रही है, तो उसके पूरे शारीरिक भार आकार बनावट में जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या कहला रहा है, वृद्धि कहलाता है। अर्थात हम किस में परिवर्तन बोल रहे हैं, भार आकार में परिवर्तन क्या कहला रहा है, वृद्धि कहला रहा है। क्लियर है। अब यहाँ आते हैं हम लोग कहाँ, हम लोग आते हैं विकास में, डेवलपमेंट, जो हमारा क्या है, यूनिट का हिस्सा है। शिक्षक और सहायक शिक्षक का एक विषय वस्तु है, मुख्य विषय वस्तु है। विकास क्या है, विकास में ये समझिए कि इसमें 3 चीजें आ जा रही हैं। ये कहला रहा है आपका विकास, आपके विकास में क्या कहला रहा है, इधर देखिए, विकास, विकास में आपकी शारीरिक वृद्धि तो आ रही है, ठीक है। विकास में आपका शारीरिक वृद्धि भी क्या हो रहा है, शामिल हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ एक और चीज देख लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, हम लोग कह सकते हैं यहाँ एक और पक्ष है, वो कहला रहा है आपका, इसको एक मिनट, वो पक्ष आपका कहला रहा है संवेगात्मक। क्या कहला रहा है, संवे, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ओके। ये ब्लू वाला दिख रहा है, वो भी नहीं दिख रहा है, ओके। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे इसको, चलिए ऐसे ही कर लेते हैं इसको। ये आपका संवेगात्मक क्षेत्र है, ओके। संवेगात्मक के साथ साथ आपका क्या आ जा रहा है, सामाजिक, मनोसामाजिक, सारी चीजें आ जा रही हैं। इसमें सामाजिक परिवर्तन भी आ रहा है, सामाजिक क्षेत्र भी आ रहा है, शारीरिक क्षेत्र भी आ रहा है, साथ ही साथ आपका मानसिक क्षेत्र भी आ रहा है, संवेगात्मक और मानसिक। क्लियर है। अब यहां देखिए, विकास का जो क्राइटेरिया है वो सभी को लेकर के बैठा हुआ है, जिसमें शारीरिक वृद्धि भी शामिल है, आपका संवेगात्मक परिवर्तन भी शामिल है, आपका मानसिक परिवर्तन भी शामिल है। मैंने आपको यहाँ वृद्धि में बताया, क्या बताया वृद्धि में, कि
मैंने आपको बताया यहाँ कि यहाँ भ्रूण जो था, भ्रूण वीक्स में परिवर्तन होते-होते 40 वीक्स तक एक बच्चे के रूप में आता है और जब बच्चे के रूप में आता है, फिर वो धीरे-धीरे बढ़ता है, तो एक परिपक्व महिला या पुरुष के रूप में जब आ रहा है, तो उसके शरीर और भार में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो वो केवल इस वृद्धि में आ रहा है। पर ये जब वृद्धि के साथ-साथ हम अपने वातावरण या शारीरिक या किसी बालक के जीवन को देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जैसे संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं। तो जब हम शारीरिक वृद्धि के साथ-साथ हम संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन को भी एक साथ ले लेते हैं, तब वो कहलाता है विकास या डेवलपमेंट। अब ये समझिए कि संवेगात्मक परिवर्तन यहाँ क्या है? क्या है संवेगात्मक परिवर्तन? अर्थात एक चीज याद रखिएगा, संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और ये वृद्धि, शारीरिक वृद्धि, ये तीनों आयाम जो है इसके आपस में क्या है? एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे संवेगात्मक परिवर्तन में आप देखते हैं, तो ये जो भ्रूण है, अभी ये इसमें किसी भी प्रकार का संवेग उतना नहीं है, पर धीरे-धीरे उसके संवेगों में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। आप सुने होंगे ये बात को कि माता के गर्भ में जब बच्चा होता है, तो वो हँसता भी है, फ़ील भी करता है, रोता भी है, इसके साथ-साथ वो क्या करता है, मूवमेंट करता है। ठीक है? वो मूवमेंट कर रहा है, मतलब वो चीजें, संवेगों को क्या कर रहा है, भावनाओं को क्या कर रहा है, फील कर रहा है। जब वो बाहर निकल जाता है, बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद एक चीज रखिएगा कि छोटा बच्चा जो रहता है ना, जब शुरू में सीखता है, जैसे 3-4 महीना हुए रहते हैं ना, तो अपने माता पिता को देख करके उतनी भावनाएं नहीं दिखा पाता है। पर जैसे जैसे वो बड़ा होते रहता है, उसके भाव आ जाते हैं, उसमें संवेगात्मक परिवर्तन आ जाता है। वो गोदी में केवल अपनी माँ के जाएगा या अपने परिवारजनों के, अपरिचित व्यक्ति के में नहीं जा रहा है। उसके संवेग में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है। वो भी किस में आ रहा है, विकास में आ रहा है। भ्रूण से वो बालक बन गया, बालक से वो लेडीज या पुरुष बन जा रहा है, तो वो शारीरिक परिवर्तन भी किस में आ रहा है, विकास में आ रहा है। उसके साथ साथ हम आगे देखते हैं मानसिक, तो मानसिक में भी देखें तो एक छोटा बालक जो होता है बहुत हठी होता है, जबकि एक परिपक्व महिला होती है वो बहुत समझदार होती है। तो ये परिवर्तन भी एक बालक में हो रहा है, वो भी उसका क्या है, एक विकास है। अब एक चीज समझिए, ये तीनों पहलू एक दूसरे से क्यों जुड़े हुए हैं कि अगर किसी भी एक पहलू में बाधा आती है, तो उसका दूसरा पहलू का विकास जो है वो रुक जाता है। क्लियर है? जैसे उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति को या किसी बालक को शरीर में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, किसी चीज का कष्ट हो रहा है, तो उसका मानसिक स्तर भी और संवेगात्मक स्तर भी क्या होने लगेगा, प्रभावित होने लगेगा। ठीक है? ये कहला रहा है विकास। अब एक चीज याद रखिएगा, चीजों को, विकास जो है, वृद्धि जो है, वो एक समय में जाने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। वृद्धि रुक जा रही है कैसे, कि जैसे उदाहरण के लिए ऐसा कहा जाता है कि मस्तिष्क भी एक समय में आने के बाद जितना परिपक्व हो जाता है, उसके बाद उसके ब्रेन के सेल्स जो रहते हैं, लगभग समझ लीजिए 40 ईयर्स तक के, उसके ब्रेन जो के सेल्स जो रहते हैं, वो फिर बाद में नए नहीं बन पाते हैं, मतलब वो वैसी की ही वैसी रहते हैं, फिर वो घटना चालू कर देंगे। आपके हाथ की आकृति इतनी लंबी है, आपने एक समय के बाद, ये लड़की की अगर बात करते हैं, अभी छोटा हाथ है, बड़ा हाथ है, बड़ा हाथ है, इतना बड़ा हाथ हो गया। अब कितना बड़ा हाथ होगा भाई, कानून के हाथ तो नहीं है जो लंबे हो जाएंगे। तो ये वृद्धि है, अर्थात आपका हाथ एक सीमा तक ही वृद्धि करेगा, आपकी टांगे एक सीमा तक ही वृद्धि करेंगी, आपके शरीर का या खोपड़ी का आकार जो ढांचा है, वो एक समय तक ही वृद्धि करेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा। परंतु विकास, विकास की अगर बात करते हैं, तो विकास जो होता है वो बॉम्ब टू टर्म तक चलता है। यहां समझ लो, ये कोई दीदी है, उनकी यहाँ क्या है, क्या है जी, ये कब्र हो गया। ठीक है, इसमें छोटे छोटे फूल डाल देते हैं,
नहीं तो बेचारी क्या हो जाएगी ये। ओके, तो याद रखिए, जो आपका विकास जो है, ये विकास जो है कहां से कहां तक चलता है, बॉर्न टू टर्म, अर्थात भ्रूण से लेकर के कब्र तक। कहां तक? कब्र तक चलने वाला है। कौन? क्लियर है? अब कैसे? तो एक चीज समझिए कि यदि आप बोलेंगे कि विकास कैसे निरंतर है, इसकी आकृति, इसका आकार, इसके हाथ का आकार, ये उसी आकार में है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके मस्तिष्क का आकार जितना डेवलप होना था, दीदी का हो चुका है। यहाँ एक और स्थिति आएगा, बहुत जल्दी डाल दिए इनको, बुढ़ापा के भी उसमें समझ लीजिए कि ये थोड़ी बुद्धि है, ठीक है। ये थोड़ी वाइट वाइट बाल हो गई है इसकी, ये क्या हो चुकी है? वृद्ध महिला बन चुकी है, ठीक है। नीचे इसको अच्छे से वो कर देते हैं, ठीक है। ये कोई वृद्ध महिला बन गई है। उसके बाद ये कहाँ जा रही है? जा रही है, ठीक है। समझिए बात को कि इनका भ्रूण से विकास चालू हो रहा है, भ्रूण से विकास चल रहा है। हम जब एक प्रोफेसर या किसी पद में जा रहे हैं तो भी हमारी मानसिकता क्या हो रही है? आज पढ़ाई लिखाई की ओर बढ़ रही है, हम पढ़ा रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं, हम कमा रहे हैं, हम अपना क्या कर रहे हैं? विकास करते रहे। परंतु एक चीज देखना, जब वो वृद्ध महिला में आ जाएगी तो अचानक उसके दिमाग में आएगा, क्यों ना मैं आध्यात्म की ओर जाऊं। ये भी एक प्रकार का क्या है? वो मस्तिष्क से ही सोच रही है, मानसिकता से ही सोच रही है। उसकी सोच क्या हो जाती है? बदल जाती है। और सोचते सोचते वो आध्यात्मिक क्षेत्र में जाती है। आध्यात्मिक क्षेत्र में जाने के बाद वो एक अच्छी संत बन जाती है। कब? मरते मरते, मरने तक। मतलब उसका विकास चल ही रहा है, उसके शरीर का, हाथ का, जबड़े का विकास तो रुक गया है, परंतु उसका जो अंदर से जो विकास है, अर्थात विकास जो होता है वो बाह्य एवं आंतरिक दोनों होता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज याद रखिएगा, विकास जो है वो बॉर्न टू टर्म चलता है, अर्थात भ्रूण से लेकर के कब्र तक जाता है। विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास जो होता है वो संवेगात्मक, मानसिक एवं शारीरिक तीनों चीजों को या सर्वांगीण चीजों को लेकर के चलता है। क्लियर है? आगे बढ़े, ठीक है। ये आप लोग नोट कर चुके, ये समझ में आया? ठीक। यदि अच्छा कोई क्वेश्चन पूछे कि विकास का क्षेत्र वृहद है कि वृद्धि का क्षेत्र वृहद है? विकास का। आप यहाँ वेन आरेख में देख भी रहे होंगे कि वृद्धि उसमें विकास के अंतर्गत ही आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे, तो आगे हम लोग वृद्धि और विकास को देख चुके हैं, जबकि यदि क्रम में बोले तो हम उसके कुछ क्या देख लेते हैं? वृद्धि और विकास के अंतर देख लेते हैं। वृद्धि और विकास के अंतर को समझने के लिए हम क्या करेंगे? उसका से क्वेश्चन आते हैं अच्छे, इसके जो क्वेश्चन आते हैं ना, देखिए, ठीक, ये दिख रहा है, सब आ गया, ठीक है। देखिए, वृद्धि और विकास की अगर संकल्पना की बात करते हैं, इनके अंतर की बात करते हैं, तो वृद्धि जो होता है वो क्या होता है? मात्रात्मक होता है। वृद्धि जो होता है वो क्या होता है? मात्रात्मक होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे मात्रात्मक होता है? तो इसका आप क्या कर सकते हैं जी? किसी व्यक्ति या किसी भ्रूण का वजन जो है आप मात्रा में निकाल सकते हैं। क्लियर है? किसी महिला का, पुरुष का वजन भी आप निकाल सकते हैं। हाइट को भी क्या कर सकते हैं? आप नाप सकते हैं। इसलिए वृद्धि क्या है?
मात्रात्मक है। जबकि यदि विकास की बात करते हैं तो विकास हमारा क्या है, गुणात्मक है। गुणात्मक है जिसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, माप नहीं सकते। अब जैसे उदाहरण के लिए कि आप एक चीज को देखिएगा, बालक जब पलने में रहता, पालने में रहता है, पालने में रहता है, तो वो जब रोता है तो शरीर के सारे चीजों को वो क्या कर लेता है, एकत्रित करके रोता है, भाव को प्रकट करता है, छटपटा के रोता है। पर अगर आपको आज रोने के लिए कहा जाए तो केवल आप अपने आंखों से ही रो रहे हैं, ठीक है। तो आंखों से रो रहे हैं, आप अपनी भावनाओं को कैसे बताएंगे, बता सकते हैं क्या? भावना जो है वो भावात्मक जो है वो क्या है, एक गुण है। तो वो गुणात्मक है। गुणात्मक के साथ साथ आप ये कहिए कि वृद्धि एक असतत प्रक्रिया है। मैंने कहा कि आपका हाथ अगर इतना लंबा एक एज के बाद हो गया है, अब मेरे को नहीं लगता कि ये मेरा हाथ इतना इससे और ऊपर उधर जाएगा, ये इतना ही रहेगा। तो वृद्धि क्या है, एक असतत प्रक्रिया है, जबकि विकास जो होता है वो सतत होते रहता है। आप किसी समय छात्र हैं, किसी समय टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद आपको लास्ट में लगता है कि मैं आध्यात्म की ओर प्रेरित करूं, तो कल को आप संत भी बन सकते हैं, मुझसे अच्छा बता सकते हैं, ठीक है। आकार में यदि बात करते हैं, इसमें आकार और भार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसमें समस्त परिवर्तन को माना जाता है, जिसमें सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक सारे परिवर्तन को इसमें हम किस में मान रहे हैं, विकास में मान रहे हैं। इसका मात्रात्मक मापन है, इसका निरीक्षण बस किया जा सकता है, किसका, विकास का। वृद्धि एक पक्षी होता है, एक पक्षी से मतलब आप शारीरिक पक्ष को बस को देख रहे हैं, जबकि बहुपक्षी कौन होता है, विकास होता है। वृद्धि हमने देखा कि वो संकुचित था, जबकि विकास जो होता है वो क्या होता है, व्यापक होता है। विकास के लिए यदि नियम सिद्धांत देखेंगे, सिद्धांत बहुत सारे सिद्धांत हैं, यदि इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि इस विकास सभी के लिए क्या होता है, समान होता है, जबकि वृद्धि सभी के लिए समान नहीं होती है। आप यदि मस्तिष्क के वजन की भी बात करेंगे ना, तो महिलाओं के मस्तिष्क का वजन और पुरुषों के मस्तिष्क का वजन अलग अलग होता है। शारीरिक भार की बात करेंगे तो प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक भार क्या होता है, अलग अलग होता है। परंतु विकास जो होता है, विकास जो होता है वो क्या होता है, लगभग जो रहता है वो समान होता है। यदि परिस्थितियां सभी की समान रहे तो विकास भी वो व्यक्ति समान ही करेगा, परिस्थितियां उसकी जो है समान रहनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका आ रहा है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, कैसे सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास होता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर तात्पर्य ये है कि छात्र जो है, अब देखिए, अब यदि शारीरिक विकास को ही समझ रहे हैं कि शारीरिक विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे हो रहा है, तो आप समझिएगा कि बालक अगर पालने में है तो उस समय वो अपने केवल मुंडी बस को क्या करता है, हिलाता है। मैंने यहाँ एक चीज और बात बोली थी कि जब वो रो रहा है तो वो सारे शरीर को ऐसे किनकिना के क्या करता है, वो सारे शरीर को उत्तेजित करने के बाद क्या करता है, वो रोने का प्रयास करता है। परंतु धीरे धीरे वो उसमें विशिष्टता आ जाती है, इतनी विशिष्टता आ जाती है कि उसको समझ में आ जाता है, जब वो आपके मेरे एज में आता है तो उसको समझ में आता है कि रोने के लिए ज्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है, मैं आंख से आंसू बस बहा दूंगी तो सामने वाली मेरी फीलिंग्स समझ सकता है। क्लियर है? सेम एक चीज और देख लीजिए, सामान्य से विशिष्ट की अगर बात कहते हैं तो सामान्य का तात्पर्य ये है कि छात्र चीजों को पकड़ना अगर सीख रहा है उस समय, तो वो बड़ी बड़ी चीजों को पकड़ना सीखता है पहले, ना कि पेन। आप पेन को कैसे चलाना है विशिष्ट तरीके से, ये आप एक उम्र में आने के बाद ही सीखे हैं, जबकि सहज रूप से कोई बालक गिलास बॉल को क्या कर लेता है, पकड़ लेता है। भाई बॉल को तो वो जिस उम्र में ऐसे ही पकड़ेगा, आप भी ऐसे ही पकड़ेंगे, परंतु इस पेन को चलाने के लिए आप इस तरीके से पकड़ना, ऐसा ही पकड़ना, ये क्या है, विशिष्टता है। तो ये कब आती है, विशिष्टता आने के बाद। तो सामान्य से हम किसमें जाते हैं, विशिष्ट की ओर जाते हैं, किसमें, विकास में। और एक चीज है कि विशिष्ट में स्त्री और पुरुष के दरों के अंतर होता है। विकास की आश्रितता जो है वो स्वायत्तता की ओर होती है। विकास जो है स्वायत्त होने पर क्या होता है, सुचारू रूप से संचालित होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, विकास की अवधारणा में
तो विकास की अवधारणा के बाद इसमें कुछ कोटेशंस हैं जो आप लोग लिख लीजिए, जिसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फ्रैंक के अनुसार, देखिए विकास में गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों रहेगा, क्योंकि हम शारीरिक चीज को भी ला रहे हैं, है ना, तो उसमें गुणात्मक और मात्रात्मक आप दोनों डाल दीजिएगा, ठीक है। विकास में वहां दिया नहीं है, विकास में, हाँ, कहाँ गया? विकास में गुणात्मक प्लस मात्रात्मक, ठीक है, दोनों है। क्यों है मात्रात्मक? क्योंकि हम इसमें शारीरिक चीजों को भी क्या कह रहे हैं, शामिल करते हैं, ठीक है। अब आते हैं वृद्धि एवं विकास के कुछ सिद्धांत। एक चीज याद रखिए, क्या अधिगम विकास से संबंधित है, हाँ या नहीं? एक चीज याद रखना, हम अभी विकास को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम अधिगम पढ़ रहे हैं। हम बच्चों के लिए शिक्षक बनना चाहते हैं। शिक्षक बनने के लिए हमको अधिगम को जानना आवश्यक है। अधिगम जो होता है वो अधिगम विकास से क्या है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। साथ ही साथ अधिगम विकास हेतु नई परिस्थिति सृजित करता है। अधिगम जो होता है, विकास हेतु नई परिस्थिति क्या करता है, सृजित करता है। कैसे सृजित करता है? कि जैसे जैसे आप अधिगम करते हैं, वैसे वैसे आप अनेक क्षेत्रों में विकास करने के लिए क्या करते हैं, कुशल होते हैं, है ना। आपको विकास करने के लिए अधिगम की आवश्यकता होती है, और ये अधिगम जो है वो नए नए परिस्थितियों को क्या करता है, सृजित करने का काम करता है। अब चलिए आ जाइए मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि इसमें विकास में सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक तीनों चीजें क्या होती हैं, शामिल होती हैं। साथ ही साथ हम शारीरिक पक्ष को भी क्या करते हैं, रखते हैं। आज प्रकृति व पालन पोषण की अंतःक्रिया का क्या होता है, परिणाम होता है। विकास क्या है, प्रकृति एवं अनुवांशिकता, जी आप पालन पोषण रख लीजिए, पालन पोषण की अंतःक्रिया का परिणाम है। क्लियर है? कुछ चीजों में विकास की आप परिभाषा देख लीजिए, उसको आप लोग लिखेंगे, मैं यहां लिखवाऊंगी नहीं, इसको लिखिए आप लोग, कि मुनरो के अनुसार, मुनरो के अनुसार, मुनरो के अनुसार, लिखिए, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था, परिवर्तन श्रृंखला की परिवर्तन वह अवस्था, लिखें, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जब बच्चा भ्रूणावस्था से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, जो बालक के भ्रूणावस्था से
प्रौढ़ावस्था, गुजरता है। क्या है वो? विकास है। क्लियर है? ये प्रौढ़ावस्था तक कह रहे हैं हम लोग, इसको जन्म से लेकर के या भ्रूण से लेकर के मृत्यु तक की बात कह रहे हैं, निरंतरता चलता है। साथ ही साथ स्किनर का लिख लीजिए, कौन सी थ्योरी दी थी इन्होंने? स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? RS, रस। स्किन में क्या होता है? रस होता है, ऐसा याद किए थे ना कोड बना करके। तो स्किनर का लिख लीजिए कि विकास जीव और उसके वातावरण, विकास जीव व उसके वातावरण के अंतःक्रिया का प्रतिफल है। अंतःक्रिया का क्या है? प्रतिफल है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा था। क्लियर है? और यदि बालकों के विकास के लिए बात करेंगे तो हरलाक का एक परिभाषा लिख लीजिए, हरलाक जी का, कि बाल विकास क्या है? बाल विकास, अभी तो विकास देखे, पर हरलाक ने बाल विकास के बारे में कहा कि बाल विकास बाल विकास हरलाक ने कहा था ना, बाल विकास, इसको लिख लीजिए, मनोविज्ञान की वह शाखा है, मनोविज्ञान की वह शाखा है जो गर्भधान से लेकर मृत्यु पर्यंत विकास की विभिन्न अवस्थाओं में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करती है। देखिए, हमने विकास देखा, हरलाक ने किसके बारे में बताया? बाल विकास के बारे में। किसके बारे में बताया? कि बाल विकास क्या है? तो बाल विकास जो है वो गर्भधान, बालक के, है ना, हम, ये क्या है? बालक के गर्भधान परिस्थिति, है ना, गर्भधान परिस्थिति से कहां तक? मृत्यु तक, है ना, मृत्यु तक किया जाने वाला क्या है? ये अध्ययन है। बाल विकास मनोविज्ञान की बात कर रहे हैं ना, बाल विकास मनोविज्ञान क्या है? तो उसमें हम क्या करते हैं? हम उसमें बालक के गर्भधान परिस्थिति से लेकर के मृत्यु तक के जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, हम उसका क्या कर रहे हैं? अध्ययन कर रहे हैं। ये है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम चीजों को देखेंगे तो विकास के सिद्धांत को देखते हैं। आ जाइए विकास के सिद्धांत में। विकास के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विकास के सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं किसमें? विकास के क्रम का सिद्धांत। पहला आपका कहलाता है क्या? विकास का क्रम का सिद्धांत। विकास का क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम के सिद्धांत को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस कहते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस,
एक सीक्वेंस में होगा विकास। कैसे होगा उसको भी देखेंगे। दूसरा आप देखिए, विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, एक दिशा, एक डायरेक्शन में होगा इसमें, ठीक है। आप नेक्स्ट लिखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। व्यक्तिगत विभिन्नता का, ये इतने सारे सिद्धांत हैं, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत है ना, इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आप लिखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, अर्थात निरंतरता का सिद्धांत। थोड़ा छोटा कर दूं। नेक्स्ट लिखिए, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। परस्पर संबंध का सिद्धांत, पांचवा है आपका, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये सब याद रखना ना, कौन विकास के सिद्धांत है या नहीं करके पूछ देता है। परस्पर किसका, इंटर रिलेशन, परस्पर संबंध मतलब इंटर रिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन का सिद्धांत। नेक्स्ट आएगा आपका एकीकरण का सिद्धांत। नेक्स्ट लिखिए, छठवां नंबर में, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। एकीकरण के सिद्धांत के बाद आप नेक्स्ट आ जाइए, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। एकीकरण का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इंट्राग्रेशन कहते हैं, इंट्राग्रेशन, एकीकरण। कैसे सब सिद्धांत एक दूसरे से कोरिलेट है मैं आपको बताऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो सामान्य से नेक्स्ट आता है आपका सामान्य से विशिष्ट की का सिद्धांत। सामान्य से, सातवां में, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। क्लियर है। इतने विकास के सिद्धांत के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डील करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो ये वाला है, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्योंकि विकास की दिशा का सिद्धांत जो है वो अपने अंदर कई चीजों को समेटे हुए हैं, जिसमें हम लोग अधोमुखी का सिद्धांत पढ़ेंगे, सिर से पैर, है ना, अग्राभिमुख का सिद्धांत को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग बहुत सारे शब्द जो टर्म्स हैं उन सबको सीखेंगे, जैसे सिफेलोकैटल्स कह सकते हैं, जिसको प्रॉक्सीमेटल कह सकते हैं, ये क्या चीजें हैं उन सब चीजों को जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं विकास का क्रम का सिद्धांत। तो विकास के क्रम के सिद्धांत में आप क्या समझ रहे हैं, एक क्रम को बता रहा है, एक सीक्वेंस, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस। कैसे सीक्वेंस को बता रहा है, तो जब कभी किसी भी बालक का या भ्रूण का विकास होता है तो हम देखते हैं कि वो 0 से 3 माह में क्या करता है, अपने गले को संभालने का काम करता है, गले को संभालता है, ठीक है। गले को संभालने का क्या करता है, ये काम करता है। बालक जो है 0 से 3 वर्ष, शिशु जो रहता है वो ऐसे ऐसे ऐसे, कभी कभी देखना उसका मुंडी जब शुरू जब होता है ना बच्चा, तो वो तो अपना मुंडी भी मतलब गले को भी नहीं कर सकता ना, संभाल नहीं पा रहा है। परंतु यहाँ क्या हो रहा है, गले को संभालने का ये क्या कर रहा है, काम करता है। कब, 0 से 3 माह उसको लग जाते हैं। और गले से आवाज निकालने में भी उसको क्या होती है, तो सीखने में उसको क्या होता है, प्रक्रिया चालू होती है उसकी। साथ ही साथ जब
यदि इसके विकास की बात की जाए तो हमेशा ये भ्रूण का विकास जो होता है स्नायु, स्नायु मतलब पेशी, पेशी मतलब मोटर, इंग्लिश में मोटर कहते हैं, ठीक है। मोटर से भाषा की ओर होता है, ठीक है। मोटर से ये भाषा की ओर होता है। क्या चीज? विकास। विकास का क्रम जो है वो हमेशा आपकी पेशियां पहले डेवलप होंगी, उसके बाद आप भाषा की ओर जाते हैं। यदि आगे बढ़ते हैं तो यही बालक जो गले से अभी संभालता है और आवाज निकालना शुरू करता है, ठीक है, आवाज निकालना शुरू करता है। जब ये 3 माह से ऊपर हो जाता है, 3 माह से ऊपर हो जाता है, अर्थात जब ये 6 महीना का हो जाता है, हम लोग बोलते हैं ना छठी मनाते हैं, 6 महीना में मनाते हैं, 6 दिन में छठी, 6 दिन में छठी, तो 6 महीने में क्या मनाते हैं? हाफ बर्थडे। आजकल तो हर महीने में 1 ईयर, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ ऐसे ऐसे कंप्लीट करते हैं। धीरे धीरे जब बालक 18 वर्ष का होता है तो मम्मी को याद भी नहीं रहता बच्चे का क्या है, याद रहता है, ऐसा नहीं है, हमको याद रहता है जी, कैसे भूल जाएंगे। तो जब वो क्या होता है, 6 माह का होता है, तो 6 माह में वो आनंद पूर्वक क्या निकालता है? आवाजें निकालता है। अब उसको आनंद से क्या निकालता है? आवाज निकालने की कला आ जाती है, ठीक है। आनंद से क्या निकालने लगता है? आवाज निकालना चालू करता है 6 महीना में। 7 महीने में, वो 7 माह का जब होता है तो यहाँ बालक जो है छोटे छोटे शब्द बोलना चालू करेगा, माँ, पा, द, ठीक है। ये छोटे छोटे आवाजें बोलना या शब्द निकालना क्या करता है? शुरू करता है। ये कह रहा है क्रम का सिद्धांत, ठीक है। एक निश्चित क्रम में होगा, ये प्रक्रिया क्या होगी? एक निश्चित क्रम में चलेगी। अब यही आते हैं हम लोग नेक्स्ट किसमें, और भी चीजें देख लेते हैं। हम देखते हैं विकास की, अब यही और चीजें देखें तो 3 माह में ये क्या करने लगता है? 3 माह में ये हाथ की गति भी चालू कर देता है, हाथ की गति चालू करता है। 3 माह में ये क्या करता है? हाथ की, है ना, हाथ की गति, ठीक है। हाथ के क्या कर रहा है? वो गति करना चालू करता है। फिर उसके बाद 9 महीने में सहारे के बल ये क्या करता है? बैठने का काम करता है, ठीक है। 9 माह में क्या करता है? सहारे से बैठता है, ठीक है। फिर उसके बाद 9 महीना में जब वो सहारे से बैठ जाता है तो वो आगे घसीटना 12 महीना में सीखता है, धीरे धीरे अपने पैरों पर नियंत्रण करना चालू करता है। कब? जब 12 महीने का हो जाता है। कुछ बच्चे ज्यादा शारीरिक रूप से सक्षम रहते हैं तो वो चलना भी चालू कर देते हैं। 12 माह में पैर पर ये क्या कर लगता है? नियंत्रण करता है, ठीक है। 12 माह में ये पैर पर धीरे धीरे नियंत्रण करना करता है। और जब वो कितना महीने का होता है? 18 माह का होता है, तो वो क्या होता है? खड़े होने का काम करता है। क्लियर है? ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा विजुअल करके ही जाइएगा, ठीक है। कुछ बच्चे जो होते हैं जल्दी डेवलप हो जाते हैं तो वो साल भर में चलना वलना या खड़े होना सीख जाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं विकास की दिशा का सिद्धांत, अब आ जाइए सेकंड में। और अब यहां हमको जरूरत पड़ेगी किसी चीज की, ठीक है। आइए, सेकंड सिद्धांत है हमारा विकास की दिशा का सिद्धांत। ये थोड़ा समझने वाला चीज है। विकास की दिशा का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, है ना, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इसमें क्या हो रहा है? तो उसकी दिशा का क्या होता है? निर्धारण होता है कि जब बालक का विकास होता है तो हमेशा कहाँ से होता है? तो ये कहते हैं हमको कि बालक का विकास हमेशा सिर से किस ओर होता है? पैर की ओर हो रहा है।
अब यदि इसकी बात करें तो ये भी दो प्रकार का है। कैसा होगा? तो विकास की दिशा के सिद्धांत को अगर देखते हैं यहाँ, एक मिनट और, विकास की दिशा का सिद्धांत जो है बोलता है कि वास्तव में बालक जो होता है वो क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, पैर की ओर हो रहा है, सिर से, ठीक है, सिर से पैर की ओर हो रहा है। यदि विकास की दिशा देखते हैं तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा। पहला कहलाता है आपका क्या? क्या? जिसको हम लोग कहते हैं अग्रभिमुख या सिरोपाद भिमुख, इसी को कहते हैं पहला सिरोपाद भी मुख। इसी को ही हम लोग सिफेलो क्या कहते हैं? हाँ, सिफेलो कॉटल, है ना, सिफेलो कॉटल। ठीक है, इसी को और भी कहते हैं, और भी नाम है इसके, जैसे मस्ताभिमुख, मस्ताभिमुख, मस्तिका पाद भिमुख, मस्ती पाद। देखो नाम दूसरा दे दिया करके नहीं, इंग्लिश में अगर याद कर सकते हैं सिफेलोकॉडल तो याद रखिएगा, वो ज्यादा बेहतर है। नहीं तो हिंदी में सारे नाम को आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। इसी को हम लोग हेड टू टेल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ठीक है, हेड टू टेल का विकास कहते हैं। अब कैसे कहेंगे मैं बताऊंगी। सिफेलो कैटल को, इसी को लंबवत विकास भी कहते हैं। लंबवत विकास। अब इतने सारे ये इसके नाम है, केवल नाम है। समझिएगा, विकास के कौन सा सिद्धांत है? ये दिशा का सिद्धांत है। विकास का दिशा का सिद्धांत एक ये है सिरोपादभिमुख, ठीक है, जिसको हम लोग सिफेलो कैटल कहते हैं। और अगर दूसरे की बात कहेंगे तो दूसरे को कहते हैं प्रॉक्सीमेटल या अधोमुखी का सिद्धांत। अधोमुखी का सिद्धांत। ओके, अधोमुखी सिद्धांत, इसी को हम लोग प्रॉक्सी मेडिकल बोलते हैं। ठीक है, प्रॉक्सी मेटल कहते हैं। ठीक, ये वाला जो सेकंड वाला कहला रहा है प्रॉक्सी मेडिकल कहला रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसे ही समीप दूरस्थ अभिमुख कहते हैं। समीप दूराभिमुख कहते हैं। समीप दूरस्थ का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग ये भी कह रहे हैं प्रॉक्सीडेसिमल मोडिस मो, है ना। एक मिनट मॉक्सिडी एस ए एल, है ना, एस टी एल। ठीक है, तो इसी को हम अगर लंबवत बोल रहे हैं तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज कहेंगे। कैसे है मैं बताऊंगी। इसको हम क्या कहेंगे? क्षैतिज कहेंगे। कैसे कहेंगे? वो होगा ऐसे, बता रही। विकास की दिशा की बात करते हैं, दो दिशाएं दिखा रहे हैं। कौन सी दिशा दिखा रहे हैं? पहला हम दिखा रहे हैं सिरोपाद विमुख, जिसको हम लोग मस्तिकापाद विमुख कहते हैं, जिसको हेड टू टेल विमुख कहते हैं, जिसको लंबवत विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। दूसरा, अगर विकास के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं तो हमारा आता है अधोमुखी का सिद्धांत, जिसको समीप दूरस्थ का सिद्धांत, क्षैतिज या प्रॉक्सिमेटल सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ये
विकास की दिशा को बताता है। अब देखिए ये बालक है, ये कौन है? एक बालक है। जब हम सिर से लेकर के पैर तक जा रहे हैं, अर्थात आप कभी भी प्रॉक्सिमेट या सिरोपाद में देखेंगे तो पहले विकास को आप देखेंगे तो हमेशा बालक के सिर का विकास होता है। वो सिर पर नियंत्रण करना सीखता है। धीरे धीरे हमने देखा माह बढ़ते गए थे, माह बढ़ते गए तो बच्चा क्या होने लगा, बैठना सीखा, उसके कमर तक आ गया विकास, और धीरे धीरे और आगे बढ़े तो बालक जो है 18 माह या 12 माह में उसने क्या किया था? लाइट गोल हो गया क्या? तो 12 माह में क्या किया कि 12 माह में बालक जो है वो बैठना सीख गया था। बैठने के बाद 18 माह तक वो क्या करने लगा था? चलना सीख जाता है। ठीक है, चलना सीख जाता है। उसमें आवाज आता होगा ना? आता है? ठीक है, वो आप लोग जानेंगे ज्यादा। ठीक है, तो ये जो है ऊपर से नीचे तक हो रहा है, अर्थात सिरोपाद विमुख की अगर बात करते हैं तो इसमें मान लीजिए ये एक बालक है, ये इसका सिर है। ठीक है, इसमें हमारा जो विकास होगा वो विकास हमारा सिर से स्टार्ट होगा, और सिर से स्टार्ट होते होते ये नीचे की ओर आएगा और पैरों तक जाता है। क्लियर है? लंबवत, अब आप देख रहे होंगे यहां से लंबवत चल रहा है, काम जो चल रहा है वो क्या चल रहा है? ऐसा लंबवत चल रहा है। क्लियर है? लंबवत चल रहा है। साथ ही साथ इसमें और भी चीजें होती हैं, तो दूसरा जो कहलाता है वो दूसरा आपका कहला रहा है कौन सा? क्षैतिज, क्षैतिज विकास कहला रहा है। क्षैतिज विकास में क्या होता है? तो बालक का विकास जो होता है क्षैतिज रूप में हो रहा है। यहाँ यदि यदि बात कर रहे हैं हम लोग, ये कुछ और बन गया। ठीक है, यदि बालक की बात करते हैं तो ये इसका सिर, देखिए यहाँ क्या होता है, इस प्रकार का विकास हो रहा है। जो विकास होगा, ग्रोथ होगा, ऐसे चलेगा। ठीक है, ग्रोथ जो होगा वो कैसे चलेगा? इस तरीके का चलेगा, इस तरीके का चलेगा, क्षैतिज। कैसे क्षैतिज चल रहा है? तो आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। इसी विकास के सिद्धांत को हम लोग, जो ग्रोथ हो रहा है उसको हम लोग समीपस्थ टू दूरस्थ कह रहे हैं। अब इसका कहने का तात्पर्य क्या है? तो इनके कहने का तात्पर्य ये है कि पहले बालक के सिर से तो हो ही रहा है, छाती से क्या होगा? विकास होगा। छाती को वो विकसित करना सीख रहा है। ठीक है, उसका शरीर, छाती में उसका क्या हो रहा है? डेवलपमेंट हो रहा है। उसके बाद उसके कंधों का विकास होगा, उसके बाद उसकी भुजा का विकास होगा, उसके बाद लास्ट में वो अंगुलियों का विकास करेगा। अब अंगुलियों का विकास करने से तात्पर्य ये है कि उसके उंगलियों में इतनी क्षमता आ जाएगी कि वो चीजों को कुशलता से पकड़ना सीख सकेगा। अचानक कोई चीज को देखेंगे कि बालक जो रहता है छोटा रहता है तो चीजों को पकड़ता है, वो छोड़ देता है, उसके हाथ से ग्रैब जो रहता है उसकी कुशलता इतनी नहीं रहती है, वो ग्रैब क्या होती है, ग्रैपिंग जो रहती है वो छूट जाती है। तो वो चीजों में कुशलता प्राप्त कब करता है? जब उसका समीप से दूरस्थ, अब यहाँ देखो ये है छाती, ये समीप में है समझिए बालक के, है ना? और ये कहाँ जा रहा है? दूर जा रहा है। समीप से कहां जा रहा है? दूर की ओर जा रहा है। अर्थात समीप से दूर की ओर कहने का तात्पर्य यही है कि बालक का जो विकास होगा वो पहले छाती, फिर भुजा, फिर उसके हाथ, हाथ से उसकी निपुणता इतनी आ जाएगी कि वो अपनी अंगुलियों को भी बहुत तरीके से कुशलता पूर्वक उसका प्रयोग कर सकता है। इसीलिए इसको समीपस्थु दूरस्थ का सिद्धांत कहते हैं। इसीलिए इसको क्षैतिज कहा गया। देखो यहाँ क्षैतिज हो रहा है, डेवलपमेंट कैसा हो रहा है? क्षैतिज हो रहा है। साथ ही साथ अधोमुखी का यह सिद्धांत जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों सिद्धांत से ऐसे क्वेश्चन आएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे? तो एक क्वेश्चन आप बताइए मेरे को, ये समझ में आया? देखिए ये जो दिखा रहा है ना, ये वाला, ये जो है, ये ऐसा कमर से पैर की ओर,
ये कहला रहा है आपका प्रॉक्सिमेटल, क्या है ना, क्षैतिज या अधोमुखी का सिद्धांत, अधोमुखी हो रहा है। ठीक है। और उसमें मस्तिका, मस्तिका पाद विमुख मतलब मस्तिष्क से पाद मतलब पैर तक हो रहा है, हेड टू टेल तक हो रहा था। किसमें? हमारे सिरोपाद या सिरोपाद अभिमुख जिसको कह रहे हैं, जिसको क्या कह रहे हैं हम लोग? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप और चीजों को आप लिख लीजिए कि यदि हम इस विकास की बात करते हैं तो सारी विकास की प्रक्रिया जो है वो कैसे चल रही है? निरंतर चल रही है। निरंतर ये विकास की प्रक्रिया क्या कर रही है? चल रही है। अब इसके क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? देखिए, इसको किनारे करते हैं। इसके क्वेश्चन आप लोग लिखिए, लिखिए आप लोग भी। अधिकतर बच्चे, क्वेश्चन लिखिए एक ठो। नीले में क्वेश्चन है इसका, जैसे कैसे आएगा? अधिकतर बालक पहले, दिखाई दे रहा है, गिलास पकड़ते हैं, फिर पेन पकड़ना सीखते हैं। ये निम्न में से किसका उदाहरण है ना? ये निम्न में से किसका क्या है? उदाहरण है। तो इसको आपको बहुत सारा वो क्या दे देगा? नाम दे देगा। नाम दे देगा जैसे अधोमुखी का सिद्धांत, निम्न में से ये प्रक्रिया किस पर आधारित है? उसको इंग्लिश में भी दिया रहेगा आपका, है ना? इंग्लिश में भी क्या किया रहेगा? दिया रहेगा। अधोमुखी का सिद्धांत, एकीकरण सिद्धांत, लंबवत सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से, ये ऐसे कॉन्सेप्चुअल टाइप के, इनमें से कोई नहीं। अब ये दिमाग लगाइए आप, ठीक है, यहां आप दिमाग लगाइए कि वो डायरेक्ट पूछ नहीं रहा है। अब आपको सोचना पड़ेगा, तर्क लगाना पड़ेगा कि कोई बालक क्या कर रहा है? ग्लास पकड़ रहा है, और उसके बाद किसको पकड़ रहा है? वो पेन को पकड़ रहा है। हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमने देखा था वो चीज कि जब कोई बालक जो है वो गिलास पकड़ रहा है, अर्थात वो अपने ग्रैपिंग में हाथ का प्रयोग ज्यादा कर रहा है, उंगलियों का प्रयोग कम कर रहा है। भाई वो पूरे हाथ का प्रयोग ज्यादा कर रहा है, उंगलियों का प्रयोग वो अपने कौशल के रूप में यदि पेन के रूप में कर रहा है, ऐसे पकड़ ले रहा है, ऐसे इस तरीके से प्रॉपर पकड़ने का तात्पर्य ऐसे नहीं, पकड़ने का तात्पर्य दक्ष तरीके से ऐसा पकड़ना, लिखने लायक पकड़ना। इसको आप पेन पकड़ना मतलब समझ जाइए लिखने लायक। ठीक है, लिखने लायक सीख लेते हैं। गिलास पकड़ना पहले सीख रहे हैं, बॉल पकड़ना पहले सीख रहे हैं, अन्य वस्तु को पकड़ना पहले सीख रहे हैं, पर प्रॉपर रूप से जैसे पेन पकड़ना चाहिए वो बाद में सीख रहे हैं। अब ये कौन सा सिद्धांत है? कौन सा सिद्धांत है? अधोमुखी का सिद्धांत है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है बालक का जो विकास था वो हाथ से उंगलियों की तरफ गया था। ठीक है, यही एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन, कि मान लीजिए कि कोई बालक है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर, कि कोई बालक है वो
बचपन में अपने सिर से क्या कर रहा है, संभालना सीख रहा है। बालक है, पालने में है, वो अपने सिर को क्या कर रहा है, इधर उधर लुढ़काता था, पर धीरे धीरे उसकी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा सा विकास हुआ, और विकास होने के बाद उसका जो सिर जो है उसको जब हम उठाते हैं तो वो सिर को संभाल ले रहा है, और धीरे धीरे वो आगे चल करके चलना सीख जा रहा है। तो सिर संभालने से लेकर के, शिशु के सिर संभालने से लेकर के बाल्य अवस्था में दौड़ने की प्रक्रिया किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगी? ए अधोमुखी का सिद्धांत, बी एकीकरण का सिद्धांत, सी आपका लंबवत सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। लंबवत या सिरोपाद अभिमुख, ठीक है, या सेफेलिकेटल सिद्धांत कह सकते हैं। क्लियर है? इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आप जो सोच रहे हैं ना फैक्चुअल, ऐसा घुमा के क्वेश्चन देगा, आपको तर्क लगाना पड़ेगा कि ये कौन से सिद्धांत में फिट बैठ रहा है ये क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट आ जाइए, और इसको उतारेंगे, क्वेश्चन को उतार लीजिए। हम इसमें चाहें तो यहाँ अधोमुखी के सिद्धांत में हम लोग लिख सकते हैं क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ बालक बड़ी वस्तु से कुशल, बड़ी वस्तु मतलब मान लीजिए गेंद, है ना, और कुशलता पूर्वक, कुशलता पूर्वक पेन पकड़ना सीखता है। कुशलता से पेन पकड़ना मतलब ग्रिप बढ़िया से, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, इसमें आप समझिए दो कौशल आते हैं, इससे ही क्वेश्चन पूछता है, मस्त क्वेश्चन पूछता है। एक और लिख लीजिए क्वेश्चन कि विकास की जो, चलिए एक और देख लीजिए कि विकास में दो कौशल, इसी के अंतर्गत अगर दो कौशल की बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, तो दो कौशल में हम लोग देखते हैं एक स्थूल गतिक कौशल और दूसरा देखते हैं सूक्ष्म गतिक कौशल, ठीक है। इसी के अंतर्गत जो पकड़ना है ये सब है ना, इससे हम कौशल देख रहे हैं। अगर कौशल को भागे बांटेंगे तो कौशल दो प्रकार के हैं। पहला आपका है स्थूल गतिक कौशल, और दूसरा है आपका सूक्ष्म गतिक कौशल। देखो इसी क्वेश्चन को कैसे घुमा करके बताऊंगी मैं, ठीक है। पहला आ रहा है आपका स्थूल गतिक कौशल, जिसको हम लोग फाइन मोटर कौशल के नाम से कहते हैं, ग्रॉस मोटर कौशल कहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रॉस मोटर कौशल, ग्रॉस मोटर कौशल, ठीक है। इसको हम ग्रास मोटर कौशल कहते हैं, जबकि सेकंड को हम लोग कहते हैं फाइन मोटर, फाइन मोटर कौशल। स्थूल गतिक कौशल क्या है? स्थूल गतिक गतिक कौशल एक समझिए, फाइन मोटर कौशल और स्थूल गतिक कौशल जो है वो आपके गतिक मतलब आपके शरीर के एक्टिविटी, आपकी पेशियों के संचालन पर दोनों कौशल क्या है, निर्भर करते हैं। जब आपके शरीर के संचालन में आप बिना कौशल का प्रयोग करें, एकदम मतलब कुशलता का प्रयोग करें, आप चीजों को कर पा रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए आप कूद रहे हैं, दौड़ रहे हैं, वो सारी चीजें किसमें आ जाती हैं आपकी, वो सारी चीजें आती है आपकी स्थूल गतिक कौशल में, ठीक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, दौड़ना, कूदना, ये सारी चीजें। अच्छा ये बताइए, दौड़ने कूदने में ज्यादा हेल्प लगे, मदद ताकत लगेगी क्या, नहीं लगेगा, लगेगा। पर वहीं आप किसी पेन को पकड़ रहे हैं, ठीक है, लिखने के लिए आपने पेन को पकड़ा, क्या उसमें ताकत लग रहा है ज्यादा, पर उसमें क्या की आवश्यकता हो रही है, कुशलता की आवश्यकता हो रही है, दक्षता की आवश्यकता हो रही है।
एक 10 साल का बच्चा या 10 साल ना मान करके 3 साल का बच्चा दौड़ रहा है, कूद रहा है, जंप कर रहा है, वो क्या कर रहा है, दक्षता का उतना प्रयोग नहीं कर रहा है, वो कूद दे रहा है, दौड़ रहा है। या आप समझ लीजिए कि 2.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो खड़ा हो रहा है, खड़े होते होते जंप, गिर गया, कूद रहा है, गिर गया, दौड़ रहा है, या फिर तो वो किस में आ रहा है, आपका स्थूल गति कौशल में आ रहा है। जबकि सूक्ष्म गति कौशल के अंतर्गत क्या आती है, जिसमें हम सूक्ष्म चीज से, अर्थात हमारी सूक्ष्मता, किस चीज की सूक्ष्मता, दक्षता की सूक्ष्मता, दक्षता की सूक्ष्मता लाते हैं। जैसे पेन पकड़ना, जैसे लिखना। अब ये बताओ, मैं आपको बोलूंगी कि आप 15 मिनट तक लिखिए, और मैं आपको बोलूंगी कि आप 15 मिनट तक के यहां से दौड़ करके लास्ट तक नीचे तक जाइए। उसमें आवाज नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, तो लास्ट तक नीचे तक जाइए, तो ये कौन सा कौशल कहला रहा है आपका? देखिए सुनिए, मैंने कहा आपको कि एक काम कीजिए, 15 मिनट तक के अपने कॉपी में लिखिए, वो आप लिख रहे हैं। और दूसरी चीज है कि एक काम कीजिए, आप 15 मिनट तक यहां से नीचे जाइए, नीचे से ऊपर आइए, जब तक वो लिख रही है तब तक आप यहां से नीचे जाइए, नीचे से ऊपर आइए। ताकत किस में लग रहा है ज्यादा, शरीर का एक्टिविटी किस में ज्यादा हो रहा है, दौड़ने में। अर्थात स्थूल गति कौशल में हम ताकत का प्रयोग ज्यादा करते हैं, पर दक्षता का प्रयोग नहीं करते। जबकि सूक्ष्म दक्षता का प्रयोग हम किसमें करते हैं, फाइन मोटर कौशल में हम फाइन हो जाते हैं, लिखने में, पेन पकड़ने में फाइन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन लिख लीजिए, और कि कोई बालक, अच्छा ये बताइए, यहीं से पूछ देती हूँ कि हमारे अब इन दोनों कौशल में बोला जाए कि किस कौशल का पहले उपयोग हो रहा है, पहले स्थूल का, उस स्थूल का विकास होता है कि सूक्ष्म का विकास होता है, पहले ग्रॉस मोटर का विकास होता है कि फाइन मोटर का विकास होता है। तो आप दिमाग मत लगाना कि स्थूल है मतलब बड़ा है तो वो बाद में होगा, पहले तो हम छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, यहाँ फंसे तो मतलब क्वेश्चन आपका गया। स्थूल में याद रखना है हमको क्या, दौड़ना कूदना, 2 साल का बच्चा दौड़ रहा है, कूद रहा है। जबकि सूक्ष्म कौशल में रखिए सूक्ष्म दक्षता, अर्थात 22 साल का लड़का पेन से लिख रहा है। अब आप दिमाग लगा लीजिए कि दोनों कौशल में पहले किसका विकास होगा जी, किसका होगा पहले विकास, इसीलिए मैं विकास में इसको बता रही हूँ, है ना। पहले स्थूल कौशल का विकास होगा, ओके, उसके बाद किसका विकास होगा, सूक्ष्म गतिक लिखना ना, गतिक जरूर है, गतिक, यहां भी गतिक आ जाएगा, ठीक है, यहां गतिक लिख लीजिएगा, ठीक, कौशल की ओर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। हमने विकास जो नया टॉपिक स्टार्ट किया, विकास के अर्थ, विकास की परिभाषा, उसके अंतर, उसकी प्रकृति के बारे में जाना। साथ ही साथ हमने केवल 2 सिद्धांत देखे। पहले में हमने देखा क्या चीज, विकास के क्रम का सिद्धांत। विकास के क्रम के सिद्धांत में हमने देखा कि किस किस उम्र में छात्र जो है वो क्या करता है, बोलना सीखता है। पहले उसकी पेशियों का विकास होता है, उसके बाद हम उसकी भाषा के विकास में क्या देखते हैं, निरंतरता या प्रोग्रेस देखते हैं। सेकंड में हमने देखा था विकास की दिशा का सिद्धांत। तो विकास की दिशा के सिद्धांत में हमने 2 सिद्धांत देखे। पहला आपको हम लोग देखे हैं क्या चीज, सिरोपात का या मस्तिष्क अभिमुख सिद्धांत, या फिर इसी को लंबवत सिद्धांत कहते हैं, या इसी को हेड टू टेल सिद्धांत कहते हैं, या इसी को प्रोक्सिफेलोकेटल सिद्धांत कहते हैं। साथ ही साथ जब प्रोक्सिकेटल सिद्धांत की बात करते हैं, अर्थात उसको हम अधोमुखी का सिद्धांत कहते हैं, उसी को हम क्षैतिज सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।